हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए घटना चक्र के सीरीज के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था सेक्शन को देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 1991 के सुधारों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो को हम लोग। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है भारत में बैंकिंग इतिहास। तो भारत में बैंकिंग का प्रारंभ 1770 ईस्वी में हुआ था और सर्वप्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी, जिसे कलकत्ता में स्थापित किया गया था, जो कि यूरोपीय प्रबंधन के तहत स्थापित किया गया था। और इसके बाद 1786 ईस्वी में जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट है भारत में सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ कलकत्ता स्थापित हुआ। 1808 ईस्वी में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल हो गया। अगला पॉइंट है 1840 ईस्वी में बैंक ऑफ बॉम्बे तथा 1843 ईस्वी में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। आगे चलकर वर्ष 1921 में इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। तो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया, जो 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकृत होकर भारतीय स्टेट बैंक के रूप में सामने आया, जो कि आज एसबीआई के नाम से जाना जाता है। 1863 ईस्वी में बैंक ऑफ अपर इंडिया तथा 1865 ईस्वी में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। ये भारत के सबसे पहले ज्वाइंट स्टॉक बैंक थे। अगला पॉइंट है 1881 ईस्वी में प्रथम भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंक अवध कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। यह सीमित दायित्व वाला पहला भारतीय बोर्ड द्वारा प्रबंधित बैंक था। अगला पॉइंट है इसी क्रम में 1894 ईस्वी में प्रथम पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाले पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई। तो प्रथम भारतीय प्रबंधन वाला बैंक कौन सा था? तो यह पंजाब नेशनल बैंक था और इसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। अगला पॉइंट है भारतीयों के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। तो पहला वाणिज्यिक बैंक जो कि पूर्ण भारतीय स्वामित्व वाला और प्रबंधन वाला था, वह था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना वर्ष 1911 ईस्वी में हुई थी। अब अगला पॉइंट है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक बड़ी घटना 19 जुलाई 1969 को घटी, जब 14 बैंकों की जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो 1969 ईस्वी में कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वो था 14 बैंकों का, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी। अगला पॉइंट है इसी क्रम में 15 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी। इसके बाद अगला पॉइंट है विजया बैंक एवं देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। तो विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों का सम्मेलन 4 बैंकों के रूप में किए जाने की बृहद योजना की घोषणा की गई। इन 10 बैंकों का सम्मेलन इस प्रकार है। तो इसके अंतर्गत पहला है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया। इस सम्मेलन के क्रियान्वित होने के बाद देश में भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या घटकर 11 हो गई है। तो वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 11। उपर्युक्त बैंकों का सम्मेलन अप्रैल 2020 से प्रभावी है। इसके बाद हम भारतीय रिजर्व बैंक को देखेंगे, आरबीआई के बारे में, जिसे आरबीआई के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला पॉइंट है इसमें भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता है, अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। भारत में एक केंद्रीय बैंक के गठन की अनुशंसा वर्ष 1926 में गठित हिल्टन यंग समिति द्वारा की गई थी। इसी के अनुपालन में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 लाया गया और इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को
आरबीआई की स्थापना की गई। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा। और अगला पॉइंट है 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। सीडी देशमुख स्वतंत्र भारत के पहले आरबीआई गवर्नर थे। तो स्वतंत्र भारत का पहला आरबीआई गवर्नर कौन था? तो इसका उत्तर होगा सीडी देशमुख। अब हम लोग इसके बाद आरबीआई के कार्यों को देखेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला कार्य इसका है नोटों का निर्गमन करना। यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, यह बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, और इसका प्रमुख कार्य है साख या ऋण का नियंत्रण करना। अब अगला पॉइंट है केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण 2 विधियों से करता है। अर्थात आरबीआई साख नियंत्रण के लिए 2 प्रकार की विधियों का उपयोग करता है, जिसके अंतर्गत पहला है मात्रात्मक, जिसे परिमाणात्मक भी कहते हैं, और दूसरा है गुणात्मक या चयनात्मक नियंत्रण। तो आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण को हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो इसके अंतर्गत है परिमाणात्मक या मात्रात्मक साख नियंत्रण उपकरण, फिर है चयनात्मक गुणात्मक साख नियंत्रण उपकरण। तो परिमाणात्मक साख नियंत्रण उपकरण के अंतर्गत आते हैं बैंक दर, फिर आता है एमएसएफ दर, फिर आता है खुले बाजार की क्रियाएं, जिसके अंतर्गत शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है, और इसी के अंतर्गत आता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसी के अंतर्गत आता है अस्थायी जमा सुविधा दर, जिसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म एसडीएफ होता है। इसके बाद इसके अंतर्गत आता है सीआरआर एवं एसएलआर। या सीआरआर का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो को आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है, और यह बैंक आरबीआई के पास रखते हैं। इसको कैश फॉर्म में आरबीआई के पास बैंक रखते हैं। और एसएलआर का फुल फॉर्म होता है सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो, अर्थात सांविधिक तरलता अनुपात। इसको भी आरबीआई द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, लेकिन इसे बैंक अपने पास रखते हैं। इसके एसएलआर के अंतर्गत बैंकों को कैश के फॉर्म में, सिक्योरिटी के फॉर्म में या गोल्ड के फॉर्म में रखना पड़ता है मनी को। इसके बाद है चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण उपकरण। इसके अंतर्गत आता है न्यूनतम सीमा का निर्धारण, नैतिक दबाव एवं सलाह, साख मानदंड का निर्धारण आदि। तो न्यूनतम सीमा का निर्धारण के अंतर्गत होता है कि बैंक किस क्षेत्र को कितना लोन देंगे, उसका निर्धारण होता है। नैतिक दबाव के अंतर्गत आता है बैंकों पर नैतिक दबाव बना कर दिया जाता है कि आप लोग इनको भी लोन दीजिए। और अब अगला पॉइंट है मात्रात्मक साख नियंत्रण के तहत आरबीआई अर्थव्यवस्था में एक समान रूप से बिना भेदभाव किए सभी क्षेत्रों में साख सृजन को प्रभावित करता है। और गुणात्मक साख नियंत्रण हेतु वह किसी क्षेत्र विशेष में साख का नियंत्रण करता है, पूरी अर्थव्यवस्था में नहीं। तो गुणात्मक उपकरण का प्रयोग विशेष रूप से क्षेत्र विशेष में साख को नियंत्रण करने के लिए आरबीआई द्वारा किया जाता है। अब अगला पॉइंट है तरलता नियंत्रण के उपकरण। तरलता नियंत्रण का मतलब अर्थव्यवस्था में नकदी के प्रवाह को नियंत्रण करने के क्या क्या उपकरण हैं। तो उसी के अंतर्गत है पहला नगद आरक्षित अनुपात, अर्थात कैश रिजर्व रेशियो, इसे ही सीआरआर कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत है अपनी सभी जमाओं, मांग जमा एवं सांविधिक जमा का वह अनुपात जो वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास जमा करना होता है, सीआरआर कहलाता है। तो बैंकों के पास जितना भी मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट रहता है, उसका एक विशेष रूप से अनुपात जो आरबीआई निर्धारित करता है, उसे आरबीआई के पास बैंकों को रखना पड़ता है, वह सीआरआर कहलाता है। 21 मई 2002 से अद्यतन मौद्रिक नीति 8 जून 2023 तक इसकी दर 4.5% है। तो वर्तमान में सीआरआर 4.5% है। सीआरआर में वृद्धि से बैंकों के पास तरलता में कमी आती है, क्योंकि बैंकों को अपना कुछ कैश आरबीआई के पास जब रखना पड़ेगा तो उनके पास कैश की कमी हो जाएगी। तो इश्यू कह रहे हैं कि यह बैंकों के पास तरलता में कमी आती है, जबकि इसके विपरीत इसमें कमी तरलता को बढ़ाती है। तो जैसे जैसे परसेंटेज सीआरआर का परसेंटेज बढ़ेगा तो आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, तो इसलिए बैंकों को लोन बांटने में पैसे कम पड़ेंगे, जिसके कारण तरलता में कमी आती है। और इसका विपरीत करेंगे, अर्थात जब उसके रेट को कम करेंगे तो बैंकों को आरबीआई के पास कम पैसे रखने पड़ेंगे, जिसके कारण उनके पास मनी अधिक रहेगा और वो ज़्यादा लोन बांट सकेंगे, जिसके कारण तरलता में वृद्धि होगी। और दूसरा उपकरण है
सांविधिक तरलता अनुपात, जिसे सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, SLR। तो इसके अंतर्गत है बैंकों की समग्र जमाओं का वह अनुपात जो उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों, स्वर्ण, नकदी जैसे चल एवं सुरक्षित संपत्तियों के रूप में रखना होता है, SLR कहलाता है। SLR प्रतिभूति, स्वर्ण और नकदी के रूप में बैंक अपने पास ही रखते हैं, उनसे SLR कहा जाता है। 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में यह 18% है। तो वर्तमान में SLR 18% है। अगला पॉइंट है, यह भी तरलता से ऋणात्मक रूप से संबंधित होता है, अर्थात अगर SLR की मात्रा बढ़ेगी तो बैंकों को अधिक मात्रा में नकद अपने पास रखना पड़ेगा, जिसके कारण वो ज़्यादा लोन नहीं बांट पाएंगे। तो SLR बढ़ने पर साख सृजन की क्षमता में कमी आती है और तरलता में भी कमी आती है। और इसके विपरीत करने पर, अर्थात SLR की मात्रा कम करने पर साख सृजन भी बढ़ेगा और तरलता भी बढ़ेगी। अगला पॉइंट है साख नियंत्रण के उपकरण। तो पहला है इसके अंतर्गत रेपो रेट। यह वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। यह अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। रेपो की कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें RBI से सस्ती दर पर ऋण की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट है 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में यह 6.5% है। तो वर्तमान में रेपो रेट 6.5% है। अगला पॉइंट है अस्थायी जमा सुविधा दर, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। यह 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में अस्थायी जमा सुविधा दर 6.25% है। अगला है रिवर्स रेपो रेट। यह वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों की RBI में जमाओं पर ब्याज देता है, अर्थात जब बैंक अपने कुछ पैसे RBI में जमा करते हैं तो इस पे जो रेट RBI बैंकों को देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में यह दर 3.35% है। अगला है बैंक रेट, अर्थात बैंक दर। वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है वह बैंक दर कहलाता है। इसका भी साख सृजन से विपरीत संबंध होता है। 8 जून 2023 को घोषित मौद्रिक नीति में यह दर 6.75% है। अगला पॉइंट है सीमांत अस्थायी सुविधा दर, MSF रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके अंतर्गत है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपनी अति अल्पकालीन तरलता आवश्यकता की पूर्ति के हेतु अपने SLR के बदले RBI से जिस दर पर ऋण लेते हैं उसे MSF दर कहा जाता है। MSF दर के अंतर्गत बैंक RBI से लोन लेते हैं अति अल्पकालीन तरलता की आवश्यकता को पूर्ति के लिए, अर्थात ओवरनाइट तरलता की आपूर्ति के लिए। वर्तमान में सीमांत अस्थायी सुविधा दर की रेट 6.75% है। इसके बाद है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में हम लोग देखेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। इन बैंकों में 50% पूंजी केंद्र सरकार की, 35% पूंजी किसी वाणिज्यिक बैंक की, जो बैंक इस क्षेत्रीय बैंक को स्पॉन्सर करता है, अर्थात स्पॉन्सर बैंक की पूंजी 35% और 15% पूंजी राज्य सरकार की होती है, जिस राज्य में ये खोले गए होते हैं उस राज्य की सरकार की। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण वित्त हेतु समर्पित संस्थान है। इसके बाद है सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक 3 स्तरीय होते हैं। पहला है राज्य स्तर पर, जिन्हें राज्य सहकारी बैंक कहते हैं, जिले स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और स्थानीय स्तर पर प्राथमिक सहकारी शाख संगठन। तो राज्य सरकारी बैंक उपभोक्ताओं से सीधे जुड़े नहीं होते हैं, बल्कि यह शेष दोनों स्तरों के बैंकों का विनियमन करते हैं, अर्थात राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक जो जिले स्तर पर होता है और प्राथमिक सहकारी शाख संगठन जो कि स्थानीय स्तर पर होता है उसका नियमन करते हैं तथा इनका पुनर्वित्त पोषण करते हैं। अगला पॉइंट है कृषि में दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंकों द्वारा दिया जाता है। अगर कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण चाहिए तो इन्हें भूमि विकास बैंकों द्वारा दिया जाता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। यह विविध उद्योगों की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसके बाद है भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश
निगम, जिसे ICICI इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। इसके बाद है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। इसके बाद है भारतीय यूनिट ट्रस्ट, इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी। फिर है सेंसेक्स और BSE अर्थात बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा निफ्टी, ये सभी शेयर बाजार से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे नाबार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था होती है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। अगला पॉइंट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत अगस्त 1998 में हुई थी। नाबार्ड किसान क्रेडिट कार्ड प्रबंधन की इकाई है। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो किसानों को दिए जाते हैं उनका प्रबंधन नाबार्ड द्वारा किया जाता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। देश में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1975 को 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किए गए थे। वर्ष 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलन में आई थी। तो मुद्रा की दशमलव प्रणाली भारत में कब प्रचलन में आई? तो वर्ष 1957 में। अगला पॉइंट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया अर्थात NSE की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। अगला पॉइंट है निक्की, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मूल्य सूचकांक है। BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में की गई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक को संक्षिप्त रूप में सेंसेक्स कहा जाता है। तो सेंसेक्स का संबंध किससे है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से है। बम्बई शेयर बाजार दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। अगला पॉइंट है भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की माप उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPI कंबाइंड है। तो भारत में मुद्रास्फीति का आकलन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त के द्वारा किया जाता है। AW फिलिप्स ने स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के बीच एक विलोम संबंध पाया, अर्थात अगर मुद्रास्फीति की दर मुद्रास्फीति इन प्रोपोर्शनल टू बेरोजगारी, अर्थात जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी में कमी आएगी और मुद्रास्फीति घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। अगला पॉइंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक हैं। अगर भारतीय स्टेट बैंक इंडिया को छोड़ दिया जाए तो भारत में कुल 11 सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। वर्तमान में इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। तो स्टेट बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा हैं। अगला पॉइंट है भारतीय स्टेट बैंक भारत का पहला बैंक है जिसने चीन में अपनी प्रथम शाखा खोली। तो चीन में अपनी प्रथम शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन सा है भारत का? तो वह है भारतीय स्टेट बैंक SBI। अगला पॉइंट है भारत का निजी क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है एक्सिस बैंक, जिसने शंघाई चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की है। तो किस निजी बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली है? तो वह है एक्सिस बैंक। अगला पॉइंट है इनसाइडर ट्रेडिंग, यह शेयर बाजार से संबंधित है, इसे एक अवैध कार्य माना जाता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग इलीगल होती है। इसके बाद है RBI ने दिसंबर 1969 में लीड बैंकिंग योजना शुरू की। तो लीड बैंकिंग योजना को 1969 में शुरू किया गया था RBI के द्वारा। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है प्लास्टिक मनी नगद या मुद्रा मनी का एक विकल्प है। प्लास्टिक मनी के उदाहरण हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ATM आदि। प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम उपयोगकर्ता देश ऑस्ट्रेलिया है। तो प्लास्टिक मनी का उपयोग सर्वप्रथम किस देश में किया गया था?
तो वह ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। अब अगला पॉइंट है मुद्रा निर्गमन आरबीआई के प्रमुख कार्यों में से एक है, अर्थात मुद्रा की प्रिंटिंग आरबीआई द्वारा की जाती है और उसे वही मार्केट में भेजता है। प्रधान उधारी दर पीएलआर प्राइम लेंडिंग रेट वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है। अगला देखेंगे कुछ बैंक हैं उनके स्थापना कब कब की गई थी। तो सबसे पहला बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी। अगला पॉइंट है M3 बराबर M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की सावधिक जमा। अगला पॉइंट है ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि को सुधार देता है उसे रेपो रेट कहते हैं, जबकि प्रक्रिया की विलोम रिवर्स रेपो दर कहलाती है। अर्थात इसमें आरबीआई बैंकों को जो ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगला पॉइंट है भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए आरबीआई परिमाणात्मक और गुणात्मक उपायों का प्रयोग करता है, जिसके अंतर्गत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, साख राशनिंग इत्यादि चीज़ें आती हैं और एसएलआर, सीआरआर भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है भारत में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में किया गया था। उसके बाद दूसरी बार कुल 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसे वर्ष 1980 में किया गया था। अगला पॉइंट है मुद्रास्फीति ऋणी वर्ग को लाभ पहुंचाती है तथा बांड धारकों को हानि पहुंचाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। तो सिक्कों की जो ढलाई होती है वह राज्य सरकार करती है, भारत सरकार करती है, आरबीआई नहीं। काली मुद्रा अर्थात ब्लैक मनी से तात्पर्य ऐसी मुद्रा से है जिस पर आय कर नहीं दिया गया होता है, उसे ब्लैक मनी कहा जाता है। अब हम लोग कुछ देश और उनकी मुद्राओं को देखेंगे। तो सबसे पहले बांग्लादेश की मुद्रा है टका, नेपाल की मुद्रा है रुपया, इराक की मुद्रा है इराकी दिनार, इटली की मुद्रा है लीरा, वर्तमान में यूरो है, थाईलैंड की मुद्रा है थाई बहत, वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग, ईरान की मुद्रा है रियाल, चीन की मुद्रा है युआन, जापान की मुद्रा है येन, भारत की मुद्रा है रुपया, तुर्की की मुद्रा है टर्किश लीरा, मलेशिया की मुद्रा है रिंगरिट, दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिण कोरियन वान। और अंत में आखिरी पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने भारत में बैंकिंग सिस्टम को देखा और अगले वीडियो में हम लोग 1991 के सुधारों के बारे में देखेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।